अध्याय 171 अतिरिक्त कहानी 7। अगले दिन ग्रैंड एम्प्रेस डोवगर और फीफी महल में लौट आए। जब वेई शाओ को सूचित किया गया तो उन्होंने अस्थायी रूप से मंत्रियों के साथ चर्चा करना बंद कर दिया और व्यक्तिगत रूप से वर्मिलियन बर्ड गेट के बाहर ग्रैंड एम्प्रेस डोवगर का स्वागत किया। जब उन्होंने ग्रैंड एम्प्रेस डोवगर को देखा तो उन्हें अचानक अजीब तरह से उत्साह महसूस हुआ। उसे जियाडे पैलेस में वापस भेजने के बाद वह रुका और रुका, यह कहते हुए कि वह थोड़ी देर और उसके पास रहना चाहता है। पहले तो लेडी जू ने सोचा कि उसके पास उससे चर्चा करने के लिए कुछ है, लेकिन अंत में वह मुस्कुराई और बोली, क्या महामहिम को दादी से कुछ कहना है? तुम बार बार नहीं क्यों कहते हो? वेई शाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे याद आया कि तुयन थाट में अभी भी मंत्रियों का एक समूह मामलों पर चर्चा करने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और महल के नौकरों से कहा कि वे महारानी डोवगर की सेवा करना याद रखें। तभी उसने जाने के लिए कहा। ट्यू क्यू, जो पास में खड़ी थी, उसे भी यह थोड़ा अजीब लगा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे उसने मैडम तू को बहुत दिनों से नहीं देखा हो। शाम तक प्रतीक्षा करें। जब वह महल में वापस आया और दोनों ने एक साथ स्नान किया तो उसने लापरवाही से उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि यह अनजाने में हुआ था, लेकिन वी शाओ के दिल में वह थोड़ा घबरा गया। पिछली रात की छवि बार बार सामने आ रही थी। कल रात उसने बिस्तर पर जियोकियाओं को खुश करने के लिए हर तरह का इस्तेमाल किया और जियोकियाओं ने भी उसे धीरे से खुश किया। वे दोनों आधी रात तक साथ रहे। उनका आकर्षण अतुलनीय था और अंत में उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। उसने अपनी प्यारी महिला को गले लगाया और पहले सो गया, जब अचानक उसके दिल में संतुष्टि की एक आह निकली। उस समय उसने ज्यादा नहीं सोचा, थका हुआ जियाओ कियाओ को गले लगाया और सो गया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की वह सो गया। अब जब उसने उसे याद दिलाया, पिछली रात की संतुष्टि की उसकी आह को याद करते हुए और उस दिवास्वप्न के बारे में सोचते हुए जो उसने अनुभव किया था जैसे कि यह वास्तविक था, वेई शाओ काफी असहज महसूस कर रहा था। जीवन एक सपने की तरह है, एक सपना जीवन की तरह है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी सपना देख रहा है और अभी तक नहीं उठा है? यार, मुझे मारो, जोर से मारो। ट्यू क्यू बस उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन अब उसे इतना गंभीर देखकर वह हंसी और अचानक उसके चेहरे पर पानी छिड़क दिया। क्या हुआ महाराज? उसने वेई शाओ के चेहरे पर पानी छिड़का। पानी हर जगह छिटक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें खोला, देखा कि वह अभी भी उसके सामने थी। मंद गर्मी में उसने उसे देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसके डिंपल बहुत कोमल थे। वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, उनके माथे छू गए। उसके दिल को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी की सारी घबराहट गायब हो गई थी। मैं ठीक हूँ, उसने बुदबुदाते हुए उन होठों को चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। मैन, वेई शाओ, इस जीवन में तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। 2 महीने बाद महारानी के गर्भवती होने का पता चला। लेडी टू बहुत खुश थी। अधिकारियों का समूह भी बेहद खुश था। हर कोई महारानी के ड्रैगन बेटे को जन्म देने की प्रतीक्षा कर रहा था। गर्मियों की शुरुआत में ताइहे के तीसरे वर्ष एक दिन चौथे पहर में जियाओ कियाओ सो रही थी जब उसे अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह जाग गई। उसने वेई शाओ को जगाया जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा था। वेई शाओ जाग गया और उसने देखा कि वह अपना पेट पकड़े हुए और सिकुड़ी हुई है। वह इतना चौंक गया कि वह उठ बैठा और ड्रैगन बेड से सीधा लुढ़क गया। अपने जूते पहनने का भी समय नहीं मिला। वह नंगे पैर भागा और जोर से चिल्लाया,
महारानी जन्म देने वाली है। एक जोरदार चीख ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। महारानी का जन्मदिन करीब आ रहा था और पूरा महल पहले से ही तैयार था। सम्राट की चीख गुआंगुआ पैलेस को तुरंत जगाने के लिए पर्याप्त थी। रोशनी तेज हो गई और महल के नौकर खबर देने के लिए जियाडे पैलेस की ओर दौड़ पड़े। मैडम जू भी बहुत जल्दी आ गईं। अब सभी दाइयां कमरे में थीं। मुख्य दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया था। सम्राट प्रसव कक्ष के सामने पहरा दे रहा था। वह घबराया हुआ और कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था। जब ज्यू कियाओ ने दक्षिण में लड़ाई के दौरान फेई फेई को जन्म दिया, तब तक जब वह वापस लौटा, फेई फेई पहले से ही कई महीने की हो चुकी थी। जब उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, तो वह बच्चे का दुनिया में स्वागत करने के लिए उसके साथ नहीं रह सका, जिससे उसे हमेशा अफसोस होता था। अब जब वह आखिरकार उसके साथ हो सकता था, तो वह बहुत खुश था। यह देखकर कि मैडम तू आ गई हैं, वह जल्दी से शेखी बघारने के लिए आया। दादी, मैन बच्चे को जन्म देने वाला है। मैडम तू ने उसकी तरफ देखा। अपने पोते का खुश चेहरा देखकर वह भी मुस्कुराई और सिर हिलाया। वेई शाओ उसी तरह उत्साह से इंतजार करता रहा। मैडम तू से बात करते हुए जियो कियाओ के दूसरे बच्चे को जन्म देने का इंतजार करता रहा। पानी की घड़ी 1 घंटे से टपक रही थी। वह शांत बैठने में असमर्थ होने लगा था। उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो गई। वेई शाओ ने पहले भी बच्चे को जन्म देने के दर्द के बारे में सुना था। उसे बस उम्मीद नहीं थी कि मैन को भी ऐसा दर्द सहना पड़ेगा। उसने प्रसव कक्ष से दाइयों की धीमी आवाज सुनी। उसकी कराहें ऐसी थी मानो उसे रोका जा रहा हो। उसका पूरा शरीर और भी ज्यादा तनावग्रस्त हो गया था। कई बार अगर दादी चुंग और जुआन नुओंग ने उसे नहीं रोका होता, तो वह लगभग अंदर भाग जाता। एक और दर्दनाक करा। क्या तुम्हें पता भी है कि बच्चे को जन्म कैसे दिया जाता है? तुमने मेरे पति को इतना कष्ट क्यों दिया? उसका पूरा शरीर उछल पड़ा। उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। वह कमरे के दरवाजे के सामने भागा, दरवाजे के किनारे को पकड़कर जोर से चिल्लाया। अंदर का शोर अचानक गायब हो गया। शायद दाई और प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला भी चौंक गई थी। दादी चुंग और जुआन नूंग साथ साथ चले गए, चुपचाप उसे एक तरफ हटने और इंतजार करने की सलाह दी। वेई शाओ कैसे सुन सकता था? वह दरवाजे के ठीक सामने कई बार आगे पीछे चक्कर लगाता रहा। आप पहले आराम क्यों नहीं कर लेते, महाराज? बच्चे के जन्म के बाद महाराज वापस आ जाएंगे। आखिरकार मैडम तू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी। ऐसा लगा जैसे वेई शाओ ने सुना ही नहीं। मैडम तू ने यह देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अंततः भोर में उसने दरवाजे के अंदर से टियो कियो की लंबी, दर्दनाक चीख सुनी। उसके होठ पीले पड़ गए थे मानो खून ही न बचा हो। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वह सीधा दरवाजे की ओर भागा। यार, दरवाजा धक्का देकर खोलो। हे महाराज! दादी चुंग और जुआन नुओंग चौंक गए और जल्दी से उसे बाहर खींचने के लिए बाएं और दाएं भागे। अचानक दरवाजे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। महामहिम को बधाई, महारानी डोवगर को बधाई। महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा सुरक्षित है। इसके बाद अंदर दाई की खुशनुमा और आनंदमय आवाज आई। वेई शाओ स्तब्ध लग रहा था। एक पल के बाद उसने एक आह भरी। उस पल का फायदा उठाते हुए जब दादी चुंग और जुआन नूंग खुशियां मनाने में व्यस्त थे, उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर भाग गया। दाई ने नवजात राजकुमार को डायपर में लपेटा था और उसे जियाओ कियाओ के पास ले आई थी। सम्राट को इस तरह से घुसते देख दाई भी चौंक गई और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई।
मुस्कुराई और उसे एक बार फिर बधाई दी। वेई शाओ सीधे जियो कियाओ के पास गया, उसके पीले पसीने से तर चेहरे को करीब से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने चुपचाप हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जियो कियाओ ने भी अभी अभी दरवाजे के बाहर उसकी तेज आवाज सुनी थी। अब जब वह इस तरह से घुस आया तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसका पूरा शरीर थक गया था और उसमें कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसका दिल गर्म और खुश था। उसने अपना चेहरा दूसरे व्यक्ति की आंखों की ओर घुमाया, धीरे से मुस्कुराई और उससे कहा, महाराज, इसे देखिए, यह हमारा बेटा है, फीफी का छोटा भाई। तुम बहुत सुंदर हो। वेई शाओ की नजरों ने अपने नवजात बेटे को अपनी बाहों में पाया। हालांकि वह अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन बच्चे की नाक पहले से ही बहुत ऊंची थी। उसकी पलकें लंबी और काली थीं। वह अपनी माँ की बाहों में धीरे धीरे अपने होठों को चाट रहा था, बेहद प्यारा लग रहा था। यार, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। दाइयों के सामने ही उसने अपना सिर झुकाया और रानी के माथे पर एक चुंबन दिया। उसके दिल में खुशी की भावना भर गई। रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम हांग रखा गया, और हर जगह खुशी छा गई। अपने जन्मदिन के 3 दिन बाद सम्राट ने खुद फीनिक्स स्वर्ग के महान मंदिर में एक बलिदान चढ़ाया। दरबार के अधिकारियों ने देश के लिए बलिदान चढ़ाया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने 10 दिनों तक अपनी आधिकारिक वर्दी पहनी और उसी समय पूरी दुनिया के लिए एक फरमान जारी किया गया। इस वर्ष के सितंबर में चान्यू वुझो कुओ के दूत लुओयांग पहुंचे और दरबार और जियोनग्नू लोगों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने तांगकियान नदी को सीमा के रूप में इस्तेमाल किया, एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया और सीमा पर और अधिक बाजार खोले। जियोनग्नू जनजाति ने श्रद्धांजलि के रूप में अच्छे घोड़े पेश किए और दाई येन ने कुछ साल पहले शांगगु की लड़ाई में पकड़े गए हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। जिस दिन कैदियों को वापस भेजा गया, युद्ध के वर्षों ने सैकड़ों वर्षों से बहने वाली तांग की नदी के किनारों को और भी उजाड़ बना दिया था। हर जगह घर और माँ की चीखें थीं और रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते समय आंसू बहा रहे थे। वू झोकू ने अपने नाम से महारानी को एक बड़ा उपहार दिया। उसके अंदर एक छोटी आस्तीन वाली ब्रोकेड की पोशाक थी, जिसे 16 बकरी की खाल से सिलकर बनाया गया था, जिसे कैप मैक कहा जाता था। हूणों की परंपरा के अनुसार एक पुरुष और एक महिला की सगाई के बाद दुल्हन के परिवार की मालकिन को दूल्हे के परिवार से इस तरह की छोटी आस्तीन वाली शर्ट मिलती थी, जो 16 साल तक बड़ी मुश्किल से पली बड़ी बेटी की शादी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए होती थी। दूत द्वारा उपहार प्रस्तुत करने के बाद भी वह बेचैन था। उसे डर था कि महारानी डोवगर इस कपमैन शर्ट को स्वीकार नहीं करेंगी। शहर को छोड़ने से पहले आधे महीने बाद तक की महारानी डोवेर ने अभी भी उस उपहार को वापस नहीं किया है, जो कि ताइहे के चौथे वर्ष में राहत की सांस लेता है। लगभग 70 साल की उम्र में वह बूढ़ा हो गया था। वे इस तरह से सुरक्षित थे और वह आश्वासन दे सकती थी। वेई शाओ के दादा और उसकी शादी हुई। यही वो जगह थी जहां उसने वेई शाओ के दादा को विदा किया था। अपने पति के अलावा उसके बेटे, बेटी और पोते पोतियों की भी यादें थी। आधी जिंदगी की पुरानी कहानी, या फिर अभी भी कोई ख्वाहिश थी जो अब तक खत्म नहीं हुई थी, मानो उसके साथ एक ही सांस साझा कर रही हो, जाने नहीं दे पा रही हो। अब जब वह लगभग 70 की हो गई है, अचानक ऐसा फैसला लेना जियाओ कियाओ को अभी भी उसके दिल में भावनाओं को समझना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वह अभी भी उस विकल्प का सम्मान करेगी। उसने मैडम जू को प्रणाम करते हुए कहा कि उसकी बहू समझ गई है। वह अपनी दादी को सेवानिवृत्त होने के लिए उनके गृहनगर वापस भेजने तक प्रतीक्षा करती है। हर साल वह अपने बच्चों को उनसे मिलने के लिए लाती है,
बस उम्मीद करती है कि वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएगी, जो उसके कनिष्ठों का भी आशीर्वाद है। मैडम टू ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, क्यों नहीं? दादी को हमेशा लगता है कि आप अपनी पत्नी की तरह तेज तर्रार नहीं हैं, और अब भी ऐसा ही है। वह मुझे समझती है, अब उसे मत रोको। हालांकि वेई शाओ बहुत अनिच्छुक था, लेकिन मैडम जू ने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए वह आखिरकार सहमत हो गया। इस साल के सितंबर में गर्म गर्मी बीत चुकी थी और सुनहरी शरद ऋतु अभी अभी आई थी। सम्राट और महारानी ने लोयांग को छोड़ दिया और व्यक्तिगत रूप से मैडम जू को उत्तरी प्रभुत्व में वापस ले गए। उनके जाने से एक रात पहले जियो कियाओ फीफी और होंगेर को मैडम जू के साथ जियाडे पैलेस में ले गया। गहरी रात में जब दोनों भाई बहन पहले ही सो चुके थे, जियो कियाओ मैडम जू को बिस्तर पर ले गया। बिना उठे बहुत देर तक उसके बगल में घुटनों के बल बैठा रहा। मैडम जू ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और अचानक कहा, यार, कल दादी चली जाएंगी। मैं जानता हूँ कि आपने हमेशा यह सोचा होगा कि आपकी दादी ने थिएओनी को आप जैसी क्यू परिवार की बेटी से शादी करने की अनुमति क्यों दी, ताकि दोनों वेई क्यू परिवार ससुराल बन सकें। अगर मेरी दादी की मदद न होती तो मैं अपने पति से शादी नहीं कर पाती और उनकी पत्नी नहीं बन पाती। मेरी दादी की सहनशीलता और गैर गणना मेरे लिए आशीर्वाद है। मैडम टू मुस्कुराई और आह भरते हुए बोली, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शायद तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब तक क्यों नहीं हमेशा बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा है और सलाह सुनने से इनकार करता रहा है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वह किसी राक्षस के कब्जे में होगा और उसके विचार अस्पष्ट होंगे। अगर वह बच भी जाता है तो यह भाग्यशाली बात नहीं हो सकती। उसके दिल में एक बड़ा जुनून था जो उसकी युवावस्था में अपने पिता को खोने के दर्द से उपजा था। इसलिए जब मैंने सुना कि आपका क्यू परिवार दोनों परिवारों के बीच की नफरत को खत्म करने के लिए विवाह का उपयोग करना चाहता है, तो मैंने क्यू की सुंदर प्रतिष्ठा और चरित्र के बारे में भी सुना। और फिर अचानक मुझे वर्षों पुरानी कहानी याद आ गई। वह रुक गई। जियो कियाओ ने अपने घुटने सीधे किए और उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि मैडम टू अपनी यादों में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी, यार, तुम्हारे दादाजी के मरने से पहले उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने उस साल जो कुछ किया था उसके लिए पश्चाताप किया था। वह नरक में अनंत काल तक शापित होने के लिए तैयार थे। मरने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वेई परिवार कियाओ परिवार को माफ कर देगा। दादी को अपने पिता के विश्वासघात से भी नफरत थी, जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों और पोते पोतियों को खोने का दर्द सहना पड़ा। सिर्फ इसलिए कि मैं अराजकता के समय में पैदा हुआ। न्याय, राजा और सेनापति क्या हैं? ऐसी कोई पत्नी नहीं है जो अपने पति को न खो दे, और ऐसा बेटा जो बिना पिता के पैदा हुआ हो, उसे पालने के लिए। बेशक मैं यह भी जानता हूँ कि जीवन स्वाभाविक रूप से अनुचित है। मरे हुओं को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर मैं कियाओ परिवार के सभी सदस्यों को मार भी दूं, तो भी इससे सिर्फ दुख ही होगा। मैं अपनी चिंताओं को कैसे कम कर सकता हूँ? अगर मैं इस अवसर का उपयोग अपनी नफरत को दूर करने के लिए कर सकूं और शाओर को उसके भीतर के राक्षसों से बाहर निकलने और उसके जुनून को मिटाने में मदद कर सकूं, तो उसे अब अपने जीवन के बाकी समय दुख में नहीं डूबना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं छोड़ न सकूं। वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। टियू क्यू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का एक हिस्सा धीरे धीरे उसकी दादी के गर्म हाथ के पीछे दबा रहा था। मैडम टू ने अपना सिर झुकाया और प्यार से उसके मुलायम बालों को सहलाया। यार, दादी उतनी अच्छी नहीं है
जितना तुम सोचते हो। दादी के इरादे इतने स्वार्थी थे कि उन्होंने तुम्हारी शादी यहाँ करवाने का फैसला किया। उस समय दादी ने सोचा, अगर क्यूनू अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने पोते की क्रूरता को हल कर सके और एक अच्छा रिश्ता बना सके, तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यदि ऐसा अब भी नहीं किया जा सका तो इसका मतलब केवल क्यू परिवार की एक बेटी की बलि देना होगा। अभी अभी मैंने कहा कि दादी, धन्यवाद। वास्तव में दादी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही वेई परिवार में आज समृद्धि है। मैं अपने सबसे प्रिय जूनियर से मिलने के लिए जीवित रह सकती हूँ। कल मैं उत्तरी प्रभुत्व में वापस आ जाऊंगा। बाद में दादी थिएउन्ही को आपके हवाले कर देंगी। दादी बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। मैडम टू की आंखें खुशी से चमक उठीं। दादी, मैन आपको छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जियाओ कियाओ का गला भर आया। वह खुद को मैडम जू की बाहों में गिरने से नहीं रोक पाई। उसने मुस्कुराकर उसे कसकर गले लगाया, धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई, जैसे कि वह कोई बच्ची हो। थोड़ी दूर पर महल के गेट के एक कोने में वेई शाओ, जो अभी अभी आई थी, भी वहां रुक गई, चुपचाप उसकी पीठ को देख रही थी, जबकि उसकी दादी ने उसे सांत्वना देने के लिए अपनी बाहों में पकड़ रखा था, बिना आवाज किए खड़ी थी। अगली सुबह महारानी लुओयांग से चली गईं और ग्रैंड एम्प्रेस डॉवेजर को वुझोंग शहर तक ले गईं। केवल 3 दिनों के लिए रुकीं, मैडम जू ने आग्रह किया, और आखिरकार उन दोनों को अलविदा कहना पड़ा और चले जाना पड़ा। दादी के फैसले के बारे में वेई शाओ अभी भी उलझन में थी। वुझोंग शहर छोड़कर वह नाराज और दुखी महसूस करते हुए बार बार पीछे मुड़ता रहा। जियाओ कियाओ ने कहा, उसकी दादी के मन में अभी भी कुछ चल रहा था। केवल इस जगह में वह उस उलझाव के करीब थी। अंदर के अंदर, और यू यांग को रानी माँ के लिए एक सुनहरा प्रतिमा बनाने का आदेश दिया था। उसके कई दूतों को भी खुशबू का आनंद लेने का अवसर मिला। दीवार को ओके, अब आप बिजली को ठीक करने जा रहे हैं? सम्राट ने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? क्या यह हो सकता है कि देवताओं ने आपको एक सपना भेजा और आप माफी मांगना चाहते हैं? वेई शाओ को वह रात याद आ गई जब वह आधी रात को जाग गया था और अभी भी डरा हुआ था। उसे महारानी को गले लगाना पड़ा और महसूस करना पड़ा कि वह उसके बगल में सो रही है, ताकि वह सहज महसूस कर सके। भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था। पहले तो जब उसने उसका मजाक उड़ाया तो वेई शाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस जंगली सपने के बारे में सोचते हुए वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसे गले लगाया, उसके कान के लोब को हल्के से काटा और जवाब दिया, स्वर्ग के रहस्य प्रकट नहीं किए जा सकते। इस बार मैडम टू को उत्तरी साम्राज्य में वापस ले जाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य जल नियंत्रण परियोजनाओं का निरीक्षण करना था। अक्टूबर के अंत में सम्राट और महारानी ने अपना भेष बदलकर उस वर्ष वुचाओ फेरी पर चले गए, क्योंकि पीली नदी जम गई थी और यात्रा में बाधा आ रही थी। वुचाओ फेरी अब उस वर्ष की तरह भीड़-भाड़ वाली नहीं थी, क्योंकि दर्जनों मील ऊपर की ओर एक बहुत बड़ी नौका थी, जिससे आना जाना अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया था। यह स्थान धीरे धीरे कम भीड़-भाड़ वाला हो गया और हर दिन केवल कुछ नौका यात्राएं ही होती थी। मुझे याद है कि उस साल वे दोनों एक गेस्ट हाउस में रुके थे। अब भी वह फेरी घाट के पास ऊंचा खड़ा है, धूल से ढका हुआ और हवा में लहराता हुआ, चाहे तपती धूप हो या बर्फीली हवा, सूरज उगता और डूबता हुआ, मानो वह प्राचीन काल से अब तक हमेशा से मौजूद रहा हो। परिवर्तन का समुद्र और खेत अभी भी वहां खड़े हैं। दिन के समय अंतिम नौका यात्री चला गया था। पूरे दिन कोई भी अंदर नहीं आया। महिला मेजबान पुराने
जीर्ण शीर्ण काउंटर के सहारे झुक गई और अचानक दरवाजे के बाहर एक घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर सो गई। उसने अनुमान लगाया कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति अंदर नहीं आएगा, इसलिए वह सोती रही। दरवाजे के ठीक बाहर गाड़ी की आवाज बंद हो गई। परिचारिका ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखने के लिए गई। उसने एक पति पत्नी को देखा। वह आदमी लगभग 30 साल का था, राजसी आभा वाला और चमकते सितारों जैसी चमकदार आंखें वाला। महिला बहुत छोटी थी, सुंदर चेहरे वाली। वह आदमी के बगल में जेड़ की मूर्तियों की तरह खड़ी थी, जिससे पुरानी और उदास दुकान और भी शानदार हो गई। आस-पास के 1 दर्जन मील के भीतर एक डाकघर था। कोई भी महान अधिकारी जिसे रात भर रुकने की जरूरत होती, वह यहाँ रुकता। इस पुराने और जीर्ण शीर्ण नौका घाट पर केवल आम यात्री ही आते थे। वे रात भर रुकने के लिए रुकते थे। आम तौर पर ऐसे मेहमान कभी नहीं आते थे। परिचारिका दंग रह गई। वह अपने होश में आई और उनका मनोरंजन करने चली गई। उन दोनों को यह कहते हुए सुनकर कि वे रात भर रुकना चाहते हैं और छोटी जगह की परवाह न करते हुए, उसने जल्दी से सिर हिलाया और उनके लिए सबसे साफ कमरा साफ किया। उसने कई बार मेज को पोंछा और उनके साथ ध्यान से व्यवहार किया। अंत में जब वह जाने वाली थी, तो वह उस खूबसूरत युवती को देखने के लिए मुड़े बिना नहीं रह सकी। ज्यो कियाओ ने परिचारिका को अपनी ओर देखते हुए देखा और धीरे से कहा, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। महिला मालिक दंग रह गई, फिर अचानक अपनी जांघ थपथपाई और बोली, क्या यह सच है कि कई साल पहले मैडम और उनके पति एक रात के लिए मेरे घर पर रुके थे क्योंकि नौका घाट जम गया था? यह छोटी महिला इतनी खूबसूरत है कि एक बार देखने के बाद उसे भूलना मुश्किल है। जब उसने पहली बार उसे देखा, तो उसे लगा जैसे उसने उसे पहले भी देखा है, लेकिन अब जब वह मुस्कुराई, तो उसे तुरंत याद आ गया। ज्यो कियाओ ने देखा कि उसे अभी भी उसकी याद है, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, दादी की याददाश्त बहुत अच्छी है। कई साल पहले मैं और मेरे पति यहाँ रुके थे। आज वहाँ से गुजरते हुए मैं रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए वापस आया। परिचारिका को अभी भी याद था कि उस समय उस जोड़े की स्थिति कितनी महान थी, और जाने से पहले उन्होंने उसे एक उदार इनाम दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों के बाद वह जोड़ा फिर से यहाँ रहने आएगा। वह बेहद खुश थी और झुककर उसे धन्यवाद देती रही। उसकी सारी पिछली विनम्रता भी गायब हो गई थी और वह खुशी से बोली, उस समय पति पत्नी से मिले उदार इनाम के लिए धन्यवाद। अब फेरी कम है, बूढ़े के यहाँ ठहरने वाले मेहमान भी कम हैं, ज्यादा कीमत नहीं है। बेटा और पत्नी शहर चले गए हैं, इनाम के पैसे से घर खरीद लिया है और खुदरा दुकान खोल ली है। हालांकि यह मुश्किल है, लेकिन इन पिछले कुछ सालों में दुनिया शांतिपूर्ण रही है। पहले की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। दिन शांति से गुजरते हैं। बेटा अक्सर बूढ़े को वहां रहने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन बूढ़ा अपने आधे से अधिक जीवन के लिए फेरी पर है, वह जा नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग दरवाजे पर नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ उसका आधा जीवन पुराने मेहमानों से परिचित है। अगर बूढ़ा चला गया, तो मुझे डर है कि जो लोग रहने के लिए जगह खोजने आना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि कहाँ रुकना है। इसे एक अच्छा कर्म माने, हर दिन देखें। मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आप सचमुच मेरे लिए आशीर्वाद हैं। वेई शाओ और शियाओ कियाओ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। पीली नदी की गश्त समाप्त हो चुकी थी और अब उन्हें लोयांग लौटना था। दोनों उस साल वू चाओ पियर जाना चाहते थे। उन्हें याद आया कि जब शियाओ कियाओ अपनी माँ के घर लौटने के लिए दक्षिण की ओर गई थी, तो वेई शाओ ने उसे लेने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। वापस लौटते समय
दोनों उस साल फेरी डॉक पर गेस्ट हाउस में रुकना चाहते थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अतीत को याद किया, इसलिए वे जानबूझकर यहाँ आए। पहुंचने से पहले उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से यह भी सुना कि वू चाओ पियर अब बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है और गेस्ट हाउस भी वहां छोड़ दिया गया है। अप्रत्याशित रूप से महिला मालिक अभी भी यहाँ थी और उसे अभी भी पिछली घटनाएं याद थी, जिससे वह और भी अधिक भावुक हो गई। उस रात वेई शाओ और जियाओ कियाओ एक जर्जर लेकिन साफ सुथरे गेस्ट हाउस में रुके और एक शानदार शाम बिताई। रात के बीच में उन दोनों को सोने के लिए सहन नहीं किया गया था। एडजियो कियाओ ने एक एक करके अपने कपड़ों को छोड़ दिया और उसे घोड़े की पीठ पर सवार होकर उस जगह को खोजने के लिए पुराने रास्ते पर सवार होकर घोड़े के खुरों को पीछे छोड़ दिया। दूर के पहाड़ ऊपर और नीचे लुढ़क रहे थे, मैदान उजाड़ थे और उसके पैरों के नीचे रोलिंग येलो नदी थी। शाओ ने जियाओ कियाओ को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया, उसकी भावनाएं उमड़ रही थी। वह अचानक दूर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहना चाहता हूँ जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, एक बड़ी नदी की तरह, भले ही एक दिन यह सूख जाए, मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा। जियाओ कियाओ उससे चौंक गई। वह हंसी लेकिन उसे डर था कि उसकी चीख पहरेदारों को सुनाई देगी, इसलिए उसने जल्दी से दूसरे व्यक्ति के मुंह को ढक दिया। उस पल उसका हाथ बस रुक गया। उसने अपना चेहरा उठाया और शांति से चांदनी के नीचे उसे देख रहे उत्साहित आंखों की जोड़ी का सामना किया। अचानक उसने उसे मारा, धीरे से चिल्लाया, बेवकूफ! दोनों हाथों से दूसरे व्यक्ति की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसके होठों को चूमा। यार, अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं अब कैसा होता, आदमी ने कहा। लेकिन तुम मुझसे मिले हो,